नमस्कार दोस्तों, 21 मई 2021 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल काफ़ी पॉलिटिकल है। रूलिंग डिस्पेंसेशन को भर भर के इसमें सुनाया जा रहा है। बीजेपी को इसमें भर भर के सुनाया जा रहा है क्या क्या गलत किया है बीजेपी ने, इस बात को सुनाया जा रहा है। तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही पॉलिटिकल हो गया ये आर्टिकल। एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके उसको सुनाया जा रहा है, तो हम लोग उसको स्किप करते हैं। दूसरा, द फॉल्ट लाइन ऑफ पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर किस हिसाब से खराब है इसके रिस्पेक्ट में जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो प्रोवाइड की गई हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक डाटा एंड एनालिसिस, अशोका यूनिवर्सिटी। तो अशोका यूनिवर्सिटी का ये सेंटर फॉर इकोनॉमिक डाटा एंड एनालिसिस क्या क्या स्टैटिस्टिक्स दे रहा है, इसको देखते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं कोरोना के समय पे अलग अलग स्टेट्स अलग अलग परफॉर्मेंस क्यों दे रहे हैं कोविड-19 में, क्यों उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स के हालात बहुत ख़राब हैं, क्यों केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स के हालात उत्तर प्रदेश बिहार से थोड़े अच्छे हैं, इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे डाटा दिया गया है। इस डाटा को देखते हैं। कुछ इंटरनेशनल कंपैरिजन भी है, वो भी देखेंगे। नेक्स्ट, बैलेंसिंग एक्ट। भाई, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सेशन हुआ गाजा कन्फ्लिक्ट को लेके, उसमें एक बैलेंसिंग एक्ट रखा। बैलेंसिंग एक्ट मतलब ना पैलेस्टीन के अगेंस्ट बोला ना इसराइल के अगेंस्ट बोला। ओके, थोड़ा थोड़ा दोनों को नज किया है और दोनों के कॉज को सीधे सीधे मतलब दोनों के कॉज को वैल्यू देने की कोशिश की है। ना इसराइल को नाराज करने की कोशिश की है, ना पैलेस्टीन को नाराज करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे इंडिया ने भले ही दोनों को नाराज करने की कोशिश ना की हो, बट इसराइल नाराज हो गया है। जब इसराइल ने थैंक यू मैसेज पोस्ट किया अपना, तो उसमें इंडिया का झंडा नहीं था। तो इस रिस्पेक्ट में आप कह सकते हो कि हाँ भाई, इंडिया का ये जो बैलेंसिंग एक्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये इसराइल की तरफ से रिजेक्ट हो गया। इसराइल ने इंडिया को सपोर्ट के लिए थैंक यू नहीं बोला। ये चीज़ कुछ दिन पहले बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने भी कवर की थी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस वीडियो को देखा हो। तो इंडिया का हिस्टोरिकल स्टैंड क्या रहा है विद रिस्पेक्ट टू पैलेस्टीन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पैलेस्टीनियन कॉज को इंडिया किस प्रकार से सपोर्ट करता है। जैसे 1947 में जब ये बात हुई थी कि हाँ भाई, ये जो पैलेस्टीन वाला हिस्सा है इसको बांट के थोड़ा इसराइल के लिए और थोड़ा पैलेस्टीन के लिए रखो, तो उस समय पे इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया था, जो कि इंडिया खुद ही डिवीजन के चलते बहुत परेशान हुआ। तो 1947 में हमारा पार्टीशन हुआ था, काफ़ी लड़ाई वगैरह हुई थी, दंगे हुए थे। तो तब से लेके अब तक इसराइल और पैलेस्टीन के इश्यू को लेकर इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, उस स्टैंड को समझने की कोशिश करेंगे। फिर सरकमवेंशन हुआ। ये है कि रिसेंटली मोदी जी ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करी कोविड-19 की सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए। और जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए कहीं ना कहीं मीटिंग करी है स्टेट ऑफिशियल्स के साथ। अब प्रॉब्लम यह है कि इस मीटिंग के दौरान जो स्टेट के इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको नहीं इन्वाइट किया गया, उनको यहाँ स्किप कर दिया गया। तो क्या ये सही है कि भाई हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और स्टेट ऑफिशियल से बात कर रहे हैं और वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप को इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स और वो स्टेट ऑफिशियल्स तो भाई उन पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर काम कर रहे हैं ना। तो पॉलिटिकल लीडर्स को स्किप करके आप सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हो, खासकर उन पॉलिटिकल लीडर्स को, उन पॉलिटिकल पार्टीज के जो कि आपकी पार्टी से अलग है। इस रिस्पेक्ट में केरला से, वेस्ट बंगाल से, तमिलनाडु से कहीं ना कहीं एक अपोजिशन आया है। तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए ये सेकंड आर्टिकल में स्किप कर रहा हूँ कि अंदर इकोनॉमी सर्वाइव द सेकंड कोविड-19 वेव, क्योंकि सेकंड कोविड-19 वेव थर्ड कोविड-19 वेव से रिलेटेड मैं कल भी वीडियो बना चुका हूँ, पहले भी काफ़ी बात हो चुकी है। थोड़े और अलग आर्टिकल भी हैं जिनको डिस्कस करते हैं, जैसे आउटडेटेड नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे एक होती है फंक्शनल ब्यूरोक्रेसी, एक होती है स्पेसिफिक ब्यूरोक्रेसी। एक वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट है। वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट ये बोलता है कि भाई एक जर्नलिस्ट ज़्यादा अच्छे डिसीजन लेता है, एक स्पेशलिस्ट ज़्यादा अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता है। और ये लीडरशिप ऑफ पोजीशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन लीडरशिप ऑफ फंक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये है वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी। ये दोनों चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये जो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट है, जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट है, ये पुराना हो चुका है। और आज के डेट में कोरोना के पैंडेमिक के समय पे हमने देखा कि इस प्रकार की ब्यूरोक्रेसी जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है वो इससे नहीं लड़ पाई। ये जो आईएएस ऑफिसर सेलेक्ट होके जाते हैं ना, ये जर्नलिस्ट हैं और टेक्निकल फंक्शंस में ये उतनी अच्छी लीडरशिप नहीं दिखा सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड-19 एक हेल्थ सब्जेक्ट है और हेल्थ के क्राइसिस में ब्यूरोक्रेसी उस लेवल पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी है, जो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी है, जो आईएएस है, ये फेल हो गए हैं। ऐसा ऐसा आर्टिकल में बताने की कोशिश की जा रही है। तो इस आर्टिकल को समझेंगे और नेक्स्ट बात करते हैं। ये छोटा सा 2 मिनट डिस्कस कर लेंगे सीपीआईएम वर्क्स।
CPI-M में नया कैबिनेट चुना गया है और नए कैबिनेट को एक बात के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जो हेल्थ मिनिस्टर थी पुरानी के शैलजा, जो कि केरला के अंदर काफ़ी फेमस है, उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया। तो इस रिस्पेक्ट में CPI मार्क्सिस्ट का जिस प्रकार का जवाब आ रहा है मीडिया की तरफ, वो जवाब काफ़ी गंदा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि पहले भी ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, जिसमें पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं, ये पहले भी कहीं ना कहीं मीडिया के साथ गलत तरीके से बात करना, मीडिया के साथ कोऑपरेट नहीं करना, मीडिया को हमेशा गलत लाइट में दिखाना, हमेशा ये बोलना कि मीडिया हमको हटाना चाहता है, मीडिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना चाहता है। तो ये सब बातें CPI-M के मेंबर्स और मिनिस्टर्स करते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में एक दो पॉइंट्स बताए गए, एक दो पॉइंट्स देख लेंगे। मतलब ये जो CPI-M हमेशा से एंटी मीडिया बातें बोलता है, उसको यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो इतने आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे मैं दोस्तों करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों की मुझसे शिकायत रहती है, सर मतलब इतने मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे और ईमेल पे कि सर क्या आप जो करंट अफेयर्स बना रहे हो उतने इनफ है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मैं हिंदू एडिटर बना रहा हूँ, जो करंट अफेयर्स में डेली बना रहा हूँ, और जो मैं इंडिविजुअल करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाता हूँ, ये 3 आप देख लो तो आपकी UPSC करंट अफेयर्स तो तैयार हो जाएंगे। फिर लोग मुझे टॉपिक्स भेजते रहते हैं कि सर ये वाला है, ये वाला टॉपिक नहीं हुआ, ये वाला टॉपिक नहीं हुआ। तो वो टॉपिक वन लाइनर टाइप के टॉपिक होते हैं जो मेरे कंप्लीट नहीं हुए होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वन लाइनर टाइप के टॉपिक इस प्रकार के एनालिटिकल वीडियोस में मैं इंटेंशनली नहीं इंट्रोड्यूस करता हूँ, और कभी कभी मेरे सामने आते नहीं वो, क्योंकि मैं अलग अलग सोर्सेज देखता हूँ, बट करंट अफेयर्स भी तो इतने आते हैं, एक तो स्किप हो जाते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में कल से मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए शुरू किए हैं। वो शॉर्ट्स वन लाइनर करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। जैसे कि मैंने HIV वैक्सीन डे के ऊपर एक शॉर्ट बनाया। एक शॉर्ट मैंने ये बनाया था कि एंटी डंपिंग प्रोब हो रही है आपकी चाइना, वियतनाम और थाईलैंड के अगेंस्ट। तो इस प्रकार के जो शॉर्ट्स है ना, एक एक मिनट में, वो इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप की न्यूज़, जिसमें PCS के रिस्पेक्ट में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और जिसमें आप कह सकते हो कि UPSC के रिस्पेक्ट में कुछ आपको इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे। प्लस आपका ज़्यादा समय भी नहीं जाएगा, एक ही मिनट का वो शॉर्ट होता है, मैक्सिमम 1 मिनट का। तो उससे आप ये कह सकते हो कि एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी करंट अफेयर्स की। तो जो थोड़े बहुत छोटे मोटे करंट अफेयर्स भी छूट रहे हैं वो इन शॉर्ट्स में कवर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने वो शॉर्ट्स बनाए हैं। तो आप चाहते हो कि मैं वो बनाऊं कि ना बनाऊं, चूंकि देखिए उनको मैं वैसे ही बना सकता हूँ, शॉर्ट्स बनाने में काफ़ी समय तो नहीं लगता है, इसीलिए मैं ज़्यादा शॉर्ट्स बना के अपलोड कर सकता हूँ। एक प्रॉपर वीडियो को बना के अपलोड करने में समय लगता है। जैसे कि कल मैंने 3rd वेव ऑफ कोरोना इन्फेक्शन पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है। अभी उस वीडियो को बनाने में प्रॉपर टाइम लगता है, क्योंकि उसकी PPT बनती है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। शॉर्ट में क्या है कि छोटा सा होता है, आपको बस इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो वो जल्दी रिकॉर्ड हो जाता है। तो आप चाहते हो कि बची हुई करंट की इन्फॉर्मेशन एकदम डिटेल्ड तरीके से 4 से 5 शॉर्ट में रोज बना के अपलोड कर दूं, अगर आप चाहते हो तो मैं बिल्कुल कर दूंगा। तो जो थोड़े बहुत आपके डाउट्स रहते हैं कि सर ये करंट अफेयर्स छूट गया, ये करंट अफेयर्स छूट गया, वो भी पूरे हो जाएंगे इसमें। तो इसलिए मैं आपसे इस बात को डिस्कस कर रहा हूँ। आप बोलोगे हाँ कर दो सर तो मैं करूँगा, आप बोलोगे नहीं करो, मैं नहीं करूँगा। इसके ऊपर जल्दी से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सब लोग एडिटोरियल नहीं देखते हैं, तो मुझे एक सेपरेट वीडियो बना के अपने व्यूअर्स को बताना पड़ेगा। उसके साथ साथ वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। अभी के लिए मैं अपने मेंबर्स के लिए अलग से तो कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करना है। बट जैसे प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हुआ, अपने मेंबर्स के लिए मैं बहुत सी वीडियोस बनाने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे आप अपने डाउट्स भी भेज सकते हैं, उनको मैं शॉर्ट्स के थ्रू, बाकी वीडियोस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। तो फॉल्ट लाइन ऑफ पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, as and when India emerges on the other side of the pandemic, bolstering public care system has to be top priority। हमें पता है कि भाई सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 हमारे रूरल इंडिया को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, अर्बन इंडिया को तो परेशान किया ही किया है। अब इस रिस्पेक्ट में हम कितने तैयार हैं इस चैलेंज के साथ डील करने के लिए, तो हम बिल्कुल तैयार नहीं है। ये कौन बताता है? ये वर्ल्ड बैंक का डाटा बताता है, जो कि आपको इस लिंक पे मिल जाएगा। वर्ल्ड बैंक का डाटा बताता है कि 2017 में इंडिया में पर 1 लाख पीपल 85.7 फिजिशियंस थे। अगर यही डाटा पाकिस्तान के लिए देखिए तो 98 है, बांग्लादेश के लिए 58 है, श्रीलंका के लिए 100 है और जापान के लिए 241 है। तो हम सिर्फ बांग्लादेश से ही बेटर हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, जापान से पीछे हैं पर 1 लाख फिजिशियंस में। उसके बाद अगर हम बेड्स की बात करें तो पर 1 लाख पीपल इंडिया में 53 हॉस्पिटल बेड्स हैं, पाकिस्तान में 63 हैं, बांग्लादेश में 79.5 है, श्रीलंका में 415 है, जापान में 1298 है। मतलब हम सबसे ही पीछे हैं इन 4 कंट्रीज में। और अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे पर 1 लाख पीपल 172 नर्सेज और मिडवाइफ्स हैं। श्रीलंका में यही नंबर 120 है, बांग्लादेश में 40, पाकिस्तान में 70 और 1220 जापान में। तो यहाँ आप कह सकते हो कि हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से आगे हैं।
बट ओवरऑल अगर आप हेल्थ पैरामीटर देखो तो जापान जैसी कंट्रीज से हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं, श्रीलंका से इनफैक्ट यहाँ बहुत पीछे नज़र आ रहे हैं। और ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भैया हमारे यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम है। कितना कम है? तो इसके लिए भी डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। डाटा है फ्रॉम सेंटर फॉर इकोनॉमिक डाटा एंड एनालिसिस, अशोक यूनिवर्सिटी। ये बताते हैं कि भाई जो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर वो बहुत सालों से स्टैग्नेंट रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जीडीपी ऑफ 2013-14 हमने केवल 1% खत्म किया हेल्थ में, और 2017-18 में 1.28%। और ये सेंटर का एक्सपेंडिचर और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का एक्सपेंडिचर सब मिला के है। तो ऐसा नहीं है कि सेंटर और हेल्थ का स्टेट का अलग गिन रहे हैं, सेंटर स्टेट दोनों मिला दो तो 2017-18 में केवल 1.28% ऑफ जीडीपी हमने हेल्थ में खत्म किया, और उसमें से भी 68.6% लगभग स्टेट गवर्नमेंट खत्म करता है, क्योंकि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अब इस रिस्पेक्ट में क्या सेंटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बैठती? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर की, बिकॉज सेंटर इज द की प्लेयर इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। सेंटर के अंदर सारी की सारी बॉडीज कंट्रोल आती हैं जिनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल केंद्र सरकार के अंदर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च केंद्र सरकार के अंदर है, कोरोना वायरस पैंडेमिक से डील करने के लिए जो फिजिकल स्पेस है वो भी राज्य की सरकारों के पास लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं उससे वहां का भी पैसा कहां से आना चाहिए? केंद्र सरकार से आना चाहिए। और इसीलिए आप देखोगे कि अलग अलग स्टेट्स में एक बहुत बड़ा वेरिएशन है पर कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर को लेके। आपको पता है हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा एलोकेट करती है हर साल। अब वो राज्य की सरकारों पर डिपेंड करता है कि वो राज्य की सरकार पैसा कौन से फील्ड में खत्म करती है। जिन राज्य की सरकारों ने पैसा हेल्थ के फील्ड में ज्यादा खत्म किया है उन्होंने कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के पैंडेमिक को ज्यादा अच्छी तरीके से टैकल किया है। ओके, ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर राज्य की सरकार पे कि उसने हेल्थ केयर को कितना इंपॉर्टेंस दी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीडा हैज प्रिपेयर्ड एन इंटरैक्टिव ग्राफिक that allows users to see the interstate variation in per capita healthcare expenditure in 21 major states and how this has changed from 2011 to 19। मतलब कि किस स्टेट ने कितना हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर किया है पर कैपिटा फ्रॉम 2010-11 टू 2019-20, ये इस लिंक पे लिखा हुआ है, आप देखना चाहो देखो, हालांकि देखने की जरूरत नहीं है। अब खास बात यहाँ पे ये है कि केरला और दिल्ली जैसे स्टेट्स टॉप पे हैं, लेकिन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स सबसे नीचे हैं। मतलब कि पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर में बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश आर एट द बॉटम। और यही वजह यहाँ पे बताई जा रही है कि पैंडेमिक का जो सबसे डेडली रिस्पॉन्स नजर आ रहा है वो आपको बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, क्योंकि ना वहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे काम हुआ है, ना ही एक्सपर्ट एडवाइस के बेसिस पे काम हुआ है, और उनका हेल्थ सिस्टम पहले से हिला हुआ है। इस रिस्पेक्ट में अगर आप एक और गरीब स्टेट ओडिशा के साथ कंपेयर करो उत्तर प्रदेश को, तो भले ही ओडिशा एक गरीब स्टेट है, 2010 में इसका पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर उत्तर प्रदेश जितना ही था, लेकिन अब इसका पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर उत्तर प्रदेश के दुगना हो गया है। और ये बात कहीं ना कहीं कोविड-19 के मैनेजमेंट में नजर आ रही है। ओडिशा का कोविड-19 ये मैनेजमेंट कम से कम उत्तर प्रदेश से तो अच्छा ही है। तो बताने की क्या कोशिश की जा रही है यहाँ पे? बताने की ये कोशिश की जा रही है कि वो स्टेट्स जिन्होंने अपने पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पे ज्यादा खर्चा किया है वो कोविड-19 के पैंडेमिक से ज्यादा अच्छी तरीके से लड़ पा रहे हैं। और एक और पॉइंट बताया जा रहा है, पब्लिक हेल्थ के इतने गंदे प्रोविजंस होने की वजह से इंडिया वन ऑफ दोज कंट्रीज में है जहां पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, यानी टोटल अमाउंट ऑफ जो खर्चा हो रहा है लोगों का अपनी हेल्थ के ऊपर, उसमें से सबसे ज्यादा खर्चा वो अपनी जेब से कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एस्टिमेट करता है कि 62% ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज आउट ऑफ पॉकेट। मतलब टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का 62% हेल्थ एक्सपेंडिचर इंडिया में लोग अपनी जेब से कर रहे हैं, जो कि दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है। सीडा एनालिसिस क्या बोलती है कि इन सम ऑफ द पुअरर स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो 62% से भी ज्यादा है, यानी 62% से भी ज्यादा यहाँ पे लोग अपनी जेब से निकालते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर हेल्थ एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे तगड़े तरीके से आपको बता दी गई हैं। और ये जो रिग्रेसिव नेचर है हमारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का, ये कहीं ना कहीं जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है, जो सबसे गरीब तबका है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और इस बात का सबूत हमको तब देखने को मिला जब तैरती हुई लाशें हमें मिली गंगा में, जो कि कोविड-19 पेशेंट्स थे। हो सकता है कि भाई उनके घर वालों के पास इतने पैसे भी ना हो कि वो उनका अच्छे से डिग्निफाइड तरीके से अंतिम संस्कार कर दें। और यहाँ पे बात आ जाती है
कि कोऑर्डिनेटेड नेशनल लेवल प्लान की ज़रूरत है इस पैंडमिक को लड़ने के लिए। ये जो इंटर स्टेट वेरिएशन है हेल्थ एक्सपेंडिचर को, उसको टैकल करने के लिए वी नीड अ कोऑर्डिनेटेड नेशनल प्लान एट सेंट्रल लेवल टू फाइट द पैंडमिक। ऑलरेडी केंद्र सरकार के पास बहुत से एडिशनल रिसोर्सेज हैं जो कि राज्य की सरकारों के पास नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पीएम केयर्स फंड। अभी पीएम केयर्स फंड में जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं कोविड-19 में लगाया जा सकता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल हुई है कि भाई कोविड-19 की वैक्सीनेशन और बाकी टेक्नोलॉजी में पीएम केयर्स फंड से पैसा निकालो। फिर यहाँ पे क्या बताया गया कि सरकार की भी यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सरकार ने फरवरी जनवरी में ये डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई हमने कोविड-19 को हरा दिया है, बाद में पता चला कि हराने से तो बहुत ही दूर है। फिर एक और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है केंद्र सरकार के ऊपर। फर्स्ट फेज ऑफ वैक्सीनेशन में केंद्र सरकार ने दवाइयाँ खरीदी और 45 प्लस वाली पॉपुलेशन को दवाइयाँ बांटी, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो दवाइयों का एलोकेशन हुआ है स्टेट वाइज ये बहुत अनफेयर तरीके से हुआ है। कुछ स्टेट में ज़्यादा दवाइयाँ पहुँची, कुछ स्टेट में कम दवाइयाँ पहुँची है। यानी कि वो स्टेट जो ज़्यादा इन्फेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस से, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ ज़्यादा दवाइयाँ पहुँची हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, मतलब केंद्र सरकार के ऊपर यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। दूसरा इल्जाम केंद्र सरकार के ऊपर यहाँ पे ये लगाया जा रहा है कि सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन में, जो कि 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों के लिए है, वहां पे जब वैक्सीनेशन की बात आई तब सरकार ने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर डाल दी। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी ऑन एसेंशियल सप्लाईज ऑफ ऑक्सीजन जो कि बाद में बनाई है केंद्र सरकार ने, वो केंद्र सरकार को पहले बना लेनी चाहिए थी। वैक्सीनेशन पॉलिसी की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन को एलोकेट करने की बात कर लीजिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एक नेशनल टास्क फोर्स बनानी पड़ गई। सरकार वाली जो पहले वाली पॉलिसी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे वैक्सीन की स्ट्रेटजी की बात की जाए तो ये जो स्टेट्स महंगी वैक्सीन खरीदेंगे, इस पर्टिकुलर डिसीजन को तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने सेंट्रलाइज तरीके से वैक्सीन प्रोक्योर की अपनी कंट्रीज के लिए, उसी तरीके से हमारी केंद्र की सरकार को सेंट्रलाइज तरीके से वैक्सीन प्रोक्योर करनी थी। अगर उनको 150 रुपए प्रति डोज पे कोवैक्सीन और कोविशील्ड मिल रही थी तो सारी की सारी दवाइयां केंद्र सरकार को खरीदनी चाहिए थी और फिर राज्य को देनी चाहिए थी, भले ही राज्य से आप पैसे ले लेते उस चीज के। क्योंकि खुद राज्य सरकार जाके 300 या 400 रुपए प्रति डोज खरीदे, वही डोज जो केंद्र की सरकार 150 रुपए में खरीद सकती है, तो ये तो काम गड़बड़ हो गया ना। उतने ही पैसों में 2 से 3 डोजेस आ जाएंगे अगर केंद्र सरकार खरीदे, और उतने ही पैसे में केवल 1 डोज आ रही है अगर राज्य सरकार खरीदे। तो इससे बेटर तो केंद्र सरकार खरीद के दे दे राज्य सरकार को और उससे पैसे ले ले। और अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है, इसका केवल एक इंडिकेशन है कि वो चाहती है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये पैसे कमाएं। एक लॉजिक जो यहाँ पे केंद्र सरकार देती है वो ये लॉजिक ये है कि भाई अगर ये प्राइवेट कंपनियां पैसे नहीं कमाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा दवाइयाँ प्रोड्यूस नहीं करेंगी। तो ये भी एक पोटेंट लॉजिक है। अब यहाँ पे एक बैलेंस स्थापित करने की ज़रूरत है। अभी के लिए जो बैलेंस स्थापित किया गया है उसके रिस्पेक्ट में तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है केंद्र सरकार को। और फिर वही बताया गया कि भाई सेंट्रल कोऑर्डिनेशन करने से मेडिकल सप्लाईज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से स्टेट्स में ज़रूरत के हिसाब से बांटा जा सकता है। लेकिन अब हमारे देश में ना ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें नहीं होती, हमारे देश में पॉलिटिक्स के हिसाब से चीज़ें होती हैं। कहाँ पे कौन सी पार्टी की सरकार है, तो ऐसी बहुत से फैक्टर्स यहाँ पे मैटर करते हैं। फिर यहाँ पे सेडा अपनी खुद की तारीफ कर रहा है। सेडा मतलब सेंटर फॉर इकोनॉमिक डाटा एनालिसिस, एसओक्यू यूनिवर्सिटी। इन्होंने बोला था कि हमने तो अप्रैल 2020 में ही आइडिया बता दिए थे कि एक पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस यूनिट बनाओ जहाँ पे डिजीज सर्विलेंस किया जाएगा, रिपोर्टिंग सिस्टम होगा। तो एंड में यहाँ पे सेडा ने अपनी तारीफ करी है कि हाँ भाई हमने पहले ये बता दिया था ऐसा करो, बट ऐसा नहीं किया गया, अब देखो यहाँ पे फैल गया। मतलब अपने आप को एक बहुत पोटेंट फैक्टर की तरह, अपने एक पोटेंट प्रिडिक्टर की तरह हेल्थ फील्ड में यहाँ पे सेडा अशोका यूनिवर्सिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसमें घुसने की जरूरत नहीं, हमें बस एक पर्सपेक्टिव चाहिए, पर्सपेक्टिव हमने ले लिया। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंसिंग एक्ट। इंडिया शुड अपोज इनडिस्क्रिमिनेट अटैक ऑन इजराइल एंड डिस्प्रोपोर्शनेट बॉम्बिंग ऑन गाजा। देखिए अभी एक ओपन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन हुआ संडे को गाजा कॉन्फ्लिक्ट को लेके। आपको पता है कि इंडिया इस समय पे एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इंडिया ने क्या करने की कोशिश की, एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट स्थापित करने की कोशिश की है, रीअफर्मिंग इट्स ट्रेडिशनल सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज विदाउट अबैंडनिंग इट्स न्यू फ्रंट। हिस्टोरिकली इंडिया ने कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट किया है। एट द सेम टाइम अब इसराइल को भी इंडिया नाराज नहीं करना चाहता। तो जो टीएस तिरुमूर्ति साहब है जो कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, इन्होंने एक्सप्रेस किया कि भाई जेरूसलम में जो लड़ाई हो रही है गलत है, चलिए ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जो पॉसिबल इवेक्शन हो रहा है पैलेस्टीनियन फैमिलीज का शेख जरा में हजारों सालों से यहाँ पे अरब्स रह रहे हैं। अभी इन अरब्स को, इन पैलेस्टीनियन फैमिलीज को हटाया जा रहा है और वहाँ पे ज्यू फैमिली स्टैब्लिश की जा रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इंडिया ने ये भी बोला, और इंडिया ने ये बोला कि भाई जेरूसलम में जो स्टेटस को है वो बना रहने दो, उसको बदलो मत।
तो इस ये जो 3 स्टेटमेंट्स आए हैं कहीं ना कहीं ना आपके इंडिया की तरफ से, शायद इजराइल को अच्छे नहीं लगे। इजराइल ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज दिखाया है और इंडिया ने 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट किया है। मतलब इंडिया यहाँ पे इज शोइंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज और 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है इंडिया। इस 2 स्टेट सॉल्यूशन में पैलेस्टीन अलग, इजराइल अलग, और पैलेस्टीन की कैपिटल होगी ईस्ट जेरूसलम। इजराइल का बिल्कुल ही अलग हिसाब हो गया है। इजराइल बोल रहा है कि जेरूसलम पूरा हमारा, ओके, और 2 स्टेट सॉल्यूशन तो देखिए होने वाला है नहीं। पूरा का पूरा इलाका इजराइल अपने यहाँ पे मिलाने के मूड में है। ये बात साफ साफ समझ में आ रही है। अभी के लिए इंडिया ने इजराइल को थोड़ा बहुत खुश करने के लिए ये भी बोला है कि भाई गाजा पट्टी से जो रॉकेट अटैक हुए इजराइल के अंदर वो गलत है। अब इजराइल ने जो बॉम्बिंग की है गाजा स्ट्रिप की, उसको बहुत कम और बहुत दबे हुए शब्दों में इंडिया ने क्रिटिसाइज किया, बट किया है। गाजा की तरफ से रॉकेट अटैक जो इजराइल पे है उसको इंडिया ने खुले में क्रिटिसाइज किया। इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि भाई यहाँ पे 2017 तक पोजीशन क्या थी इंडिया की। 2017 तक पोजीशन ये थी कि इंडिपेंडेंट सोवरेन पैलेस्टीन स्टेट होना चाहिए जिसमें 1967 वाला बॉर्डर होगा और ईस्ट जेरूसलम कहीं ना कहीं पैलेस्टीन की कैपिटल होनी चाहिए। अब बात यहाँ पे ये है कि ये वाला जो स्टैंड है जो कि 2017 तक था इंडिया का, इस स्टैंड को 2017 में इंडिया बदल चुका है। अभी के लिए इस पर्टिकुलर स्टैंड को ओपनली इंडिया ने नहीं बोला है, लेकिन ओपनली इंडिया ने पैलेस्टीनियन कॉज के फेवर में बोला है। ओपनली इंडिया ने 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की है और ये बात शायद इजराइल को पसंद नहीं आई है। इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने, जिनकी मोदी जी के साथ अच्छी दोस्ती है, 25 कंट्रीज को थैंक यू कहा कि वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, तो उन 25 कंट्रीज के नक्शे में इंडिया का नक्शा नहीं था। तो भले ही दबे शब्दों में इंडिया इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, दबे शब्दों में इंडिया पैलेस्टीनियन कॉज का सपोर्ट कर रहा है, और जो मेन चीज है 2 स्टेट थ्योरी, 2 स्टेट थ्योरी की तो यहाँ पे सीधे सीधे बात भी नहीं की इंडिया ने। ईस्ट जेरूसलम को आपकी पैलेस्टीन की कैपिटल बनाने की बात भी नहीं की, जबकि हिस्टोरिकल स्टांस इंडिया का यही है। उसके बाद भी यहाँ पे इजराइल कहीं ना कहीं इंडिया से नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि शायद इस समय पे कोई भी ऐसी कंट्री जो थोड़ा भी पैलेस्टीनियन कॉज के सपोर्ट में बोल रही है उसके अगेंस्ट जा रहा है इजराइल। इजराइल ने जो बाइडेन के शांति प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है कि डी एस्केलेशन करो गाजा स्ट्रिप में, वो भी इजराइल करने के मूड में नहीं है। कल की डेट में मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इजराइल जीत भी जाता है ना गाजा पट्टी के ऊपर, तो वो गाजा पट्टी को ज्यादा दबा नहीं पाएगा, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं गाजा पट्टी में, और इतने अत्याचार के बाद क्या इजरायली फोर्सेस इन 20 लाख लोगों को दबा पाएंगे? अपने आप में एक मुश्किल काम है। देखते हैं आगे क्या होता है। हिस्ट्री की बात की जाए तो जब पैलेस्टीन के ऊपर इजराइल को बनाने वाली बात हुई थी, ये बोला था कि जो हिस्टोरिक पैलेस्टीन है इसको काट के 2 भागों में बांट देंगे, एक इजराइल होगा एक पैलेस्टीन होगा। 1947 में इस चीज के ऊपर वोटिंग हुई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और इस वोटिंग में इंडिया ने पैलेस्टीन को ना बांटने की मुहिम के ऊपर वोट किया। मतलब वो नहीं चाहते थे कि पैलेस्टीन बटे। उसका रीजन ये था कि हमारा खुद के देश में बंटवारा हुआ था और खुद के देश के बंटवारे के चलते इतनी लड़ाई हुई है इंडिया में, इतना आप कह सकते हो रिलीजियस हिंसा हुई है कि कहीं ना कहीं पैलेस्टीन के डिवीजन की भी बात इंडिया ने नहीं कही। हालांकि 1990 से इजराइल के साथ रिश्ते हमारे बदल रहे हैं। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे, 2017 में इजराइल गए। बेंजामिन नेतन्याहू 2018 में इंडिया आए। तो कहीं ना कहीं इंडिया इजराइल के रिश्ते अच्छे हो रहे थे, और इसके चलते पैलेस्टीनियन कॉज को उस लेवल पे वोकल सपोर्ट देना इंडिया ने बंद कर दिया। पहले जिस हिसाब का ओपनली इंडिया पैलेस्टीन के सपोर्ट में बोलता, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2017 तक हमारी ऑफिशियल पोजीशन ये थी कि इजराइल अलग, पैलेस्टीन अलग, और पैलेस्टीन की कैपिटल ईस्ट जेरूसलम। उसके बाद से पैलेस्टीन की कैपिटल ईस्ट जेरूसलम बोलना इंडिया ने बंद कर दिया, क्योंकि इंडिया और इजराइल के रिश्ते सीधे सीधे अच्छे हो रहे थे। पूरे कोल्ड वॉर के दौरान हम लोग पैलेस्टीनियन फ्रीडम को सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन अब चूंकि हमारे इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं तो हम इजराइल के फेवर में बात करते हैं, बट पूरी तरीके से हम पैलेस्टीनियन कॉज को भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसका एक इंपॉर्टेंट वजह यह है कि भाई देखिए, जो अरब कंट्रीज हैं उसके साथ इंडिया के अच्छे रिश्ते हैं। अरब कंट्रीज से हम बहुत सारा गैस और तेल इंपोर्ट करते हैं, और ये अरब कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि पैलेस्टीन के इलाके पे इजराइल कब्जा करे। तो अगर हम बिल्कुल ही इजराइल के फेवर में बोलने लगेंगे और पैलेस्टीन के अगेंस्ट बोलने लगेंगे, तो इंडिया के जो रिलेशन है ना वो अरब वर्ल्ड से बिगड़ जाएंगे, और हो सकता है आगे आने वाले समय में ये अरब वर्ल्ड ज्यादा नाराज हो गया तो हमारे पास तेल और नेचुरल गैस का इंपोर्ट भी बंद कर दे। इसलिए प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट लेके चलता है इंडिया, जहां पे ना बहुत ज्यादा इजराइल के फेवर में बोलता है और ना ही बहुत ज्यादा पैलेस्टीन के फेवर में बोलता है। हमने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब स्टैब्लिश किए? 1992 में।
जब मैड्रिड कॉन्फ्रेंस हुई उस समय पे सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका था, लेकिन इसराइल के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करने के बाद भी हमने पैलेस्टीनियन कॉज को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा है, कहीं ना कहीं हमने पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि हम लोग एनर्जी डिपेंडेंट है अरब वर्ल्ड पे, जो पॉइंट अभी के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। रिसेंटली एक बात ये बताई जा रही है कि इंडिया हर जगह पे एक न्यूट्रल माइंडसेट ले लेता है। अगर आप टर्की जैसी कंट्रीज को देखो, अगर आप पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को देखो, ये कंट्रीज किसी एक साइड की तरफ जाती है, इंडिया हर जगह न्यूट्रल जाता है, इंडिया को सबके साथ अच्छे रिश्ते करने। ये पॉइंट इंडिया का सही है, ये व्यू पॉइंट इंडिया का सही है, लेकिन जब क्राइसिस गाजा की लड़ाई जितनी बड़ी हो जाए उस समय पे तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। इस टाइम पे इंडिया ने पूरी तरीके से इजराइल के फेवर में नहीं बोला, तो इजराइल ने इंडिया को थैंक यू नहीं कहा। उसमें कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि जब कश्मीर का मुद्दा चल रहा था, जब हमारा एलएसी में इनकर्जन हो रहा था चाइना की तरफ से, तो इजराइल ने हमारे फेवर में भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला था। तो हमें भी बढ़ चढ़ के इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इजराइल और इंडिया म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जो बिजनेस रिलेशंस, जो ट्रेड रिलेशंस, जो इकोनॉमिक रिलेशंस, जो साइंटिफिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो हमारी पार्टनरशिप है वो आगे भी चलने वाली है। तो ओपनली अगर देखा जाए तो इंडिया का जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक स्टांस है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर बढ़ चढ़ के इजराइल ने हमारा सपोर्ट किया होता जब हमारा चाइना के साथ एलएसी पे स्टैंड ऑफ चल रहा था, तो हम जरूर आज की डेट में इजराइल को उस लेवल पे सपोर्ट कर पाते, या करना चाहिए था एथिकली। बट ऐसा इजराइल ने नहीं किया। इजराइल के ट्रेड रिलेशंस चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है, इंडिया के साथ कम है। तो आगे आने वाले समय में जब हमारी स्ट्रेटेजिक अंडरपिनिंग्स की बात आएगी तो इजराइल बहुत ज़्यादा बोलने वाला नहीं है। तो इजराइल जब गाजा पट्टी में वायलेंस कर रहा है तो भी इंडिया वोकल होके उसके फेवर में बात नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियन कॉज को इग्नोर करना गलत है, क्योंकि गाजा पट्टी में जो बॉम्बिंग हुई है, सुनने में आ रहा है 230 जाने जा चुकी हैं, उसमें 60 बच्चे भी हैं, और ये ऑफिशियल फिगर है। हो सकता है जो जान माल का नुकसान हो वो इससे बहुत ज़्यादा हो। तो ये सब बातें भाई यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, अगले आर्टिकल में चलते हैं। अगला आर्टिकल है सरकमवेंशन। क्या बताया गया यहाँ पे? तो भाई सेंटर स्टेट रिलेशंस हमारे यहाँ पे हमेशा ही डिस्प्यूटेड मूड में रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल केंद्र सरकार के ऊपर हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि राज्य की सरकारों को अथॉरिटी को दबाती हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, सरकार के पास यानी केंद्र सरकार के पास तो ताकत है ही, राज्य सरकार के पास भी ताकत है, केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार से थोड़ी ज़्यादा ताकत है, ये बात हम सबको पता है। लेकिन फिर भी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बैलेंसिंग होनी चाहिए केंद्र सरकार के बीच में और राज्य की सरकारों के बीच में। और जब केंद्र की सरकार में एक पॉलिटिकल पार्टी है और राज्य की सरकार में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, तब फेडरल स्ट्रक्चर्स को थोड़ा और प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो रिसेंटली हुआ ये कि भाई हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कोविड-19 की सिचुएशन को लेके एक वर्चुअल मीटिंग की, एक्चुअली 2 वर्चुअल मीटिंग की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ, स्टेट ऑफिशियल्स के साथ। उसके साथ साथ जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने भी वर्चुअल मीटिंग की ऑफिशियल्स के साथ विद रिस्पेक्ट टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, और कि भाई 12वीं कक्षा के एग्जाम करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं। ठीक है, स्टेट सेक्रेटरीज से बात की, इंचार्ज ऑफ एजुकेशन। अब ये जो स्टेट सेक्रेटरीज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, इनको अपॉइंट केंद्र सरकार करती है। तो कहीं ना कहीं भाई देखिए हमारे मोदी जी और जो हमारे मिनिस्टर साहब है वो इनसे बातचीत कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हायर ऑफिशियल से बात की थी, लेकिन उस समय पे केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। अब इशू यहां पे ये है भाई कि देखिए, जब केंद्र की सरकार एक हो और राज्य की सरकार एक हो, तो प्रधानमंत्री जो बोलेगा कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर वो बातें मानते हैं, और प्रधानमंत्री की कही हुई बात को कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर अपोज भी नहीं करता है। लेकिन यहां पे बात यह है कि भाई केंद्र में है सरकार बीजेपी की और राज्यों में सरकार दूसरी पार्टीज की भी है। जैसे कि आप कह सकते हो कि केरला में सरकार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की है, वेस्ट बंगाल में सरकार तृणमूल कांग्रेस की। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज अलग हो जाती हैं उस समय पे अगर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से बात करने लगेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करने लगेंगे, स्टेट सेक्रेटरी से बात करने लगेंगे, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो इलेक्टेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन स्टेट्स के, जो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर वगैरह हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको प्रॉब्लम होने लगेगी। वो बोलेंगे कि भाई ये चीफ सेक्रेटरी, ये स्टेट सेक्रेटरी, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर काम कर रहे हैं, अभी के लिए तो इमीडिएट कंट्रोल हमारा है ना, तो ये जो हमको रिपोर्ट करते हैं उनसे आप डायरेक्ट पूछ रहे हो। मतलब केंद्र की सरकार सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर रही है,
राज्य की सरकार के पॉलिटिकल लीडर्स को स्किप करके। तो क्या राज्य की सरकार के पॉलिटिकल लीडर्स को पसंद आएगा? खासकर तब जब किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो। तो जरूरी यह है कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में हम इस बात को ध्यान रखें कि भाई राज्य की सरकारों के जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके रोल को भी उतनी ही ड्यू इंपॉर्टेंस दिया जाए, उनको इग्नोर ना किया जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इस फेडरल स्ट्रक्चर के एसेंस को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। फिर ये भी देखा गया था कि कहीं ना कहीं सरकार ने, केंद्र की सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक किया था गाइडलाइंस को स्पेसिफाई करने के लिए, लॉकडाउन को लेके, रिस्ट्रिक्शंस को लेके, रिलैक्सेशंस को लेके, मेडिकल सप्लाईज को लेके। हालांकि उसमें कहीं ना कहीं स्टेट्स की बात सुनी गई थी। तो कुल मिला के अभी बात बस इतनी है कि ये जो सीनियर आईएएस ऑफिशियल्स होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, कहीं ना कहीं इनसे रिपोर्ट लेने की अथॉरिटी है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास केंद्र में। लेकिन अगर इस रिपोर्ट को लेते वक्त, बातचीत करते वक्त अगर स्टेट के पॉलिटिकल लीडर्स प्रेजेंट होंगे तो हमारी देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं वो बना रहेगा, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब नहीं होगा, कहीं ना कहीं स्टेट के जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है उनकी ईगो पे बात नहीं आएगी। क्योंकि भाई दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड, उनको पब्लिक ने वोट डाल के इलेक्ट किया है। तो अगर उनको पब्लिक ने वोट डाल के इलेक्ट किया है तो उनके वोट की भी इंपॉर्टेंस है। यही बात बताएगी और कुछ खास नहीं उसमें। नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। द आउटडेटेड नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर्स एंड सिविल सोसाइटी शुड ऑल वर्क टुगेदर फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी। आप लोग के लिए थोड़ी बुरी खबर है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। बुरी खबर क्या है? एक बुरा पर्सपेक्टिव है। ये जो आईएएस होते हैं इनको जर्नलिस्ट बोला जाता है, दे आर नॉट स्पेशलिस्ट। आपने हर सब्जेक्ट की तैयारी कर रखी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितने लोग भी आप सेलेक्ट हो गए आईएएस में, आप सब कुछ पढ़ के जाओगे तो आपको एक जनरल नॉलेज है सब सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट नहीं हो। आप कोई प्रॉपर स्पेसिफिक इंजीनियर नहीं हो, स्पेसिफिक हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हो। इंजीनियर इंडिया में सब इंजीनियर, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना। तो कोविड-19 ने हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की रेजिलियंस को चेक किया है, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। और कोविड-19 की क्राइसिस के सामने कहीं ना कहीं हम लोग हारते हुए भी नजर आए। पब्लिक ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। 21वीं शताब्दी में जो डोमेस्टिक कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज है सॉरी, वो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज पे डिपेंडेंट है। ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज क्या है? हमारी देश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी है। कैसे? हमारे यहाँ आईएएस आईपीएस उसी प्रकार से सेलेक्ट हो रहे हैं जिस प्रकार से आज़ादी के बाद से सेलेक्ट होते आए हैं। और हमारे जो आईएएस ऑपीएस हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट भी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा आप इम्प्लीमेंट करोगे। जब आप सेक्रेटरी बन के सचिवालय में जाओगे तो हो सकता है कि आप पब्लिक पॉलिसी पीछे से बना रहे हो, आपका नाम नहीं आता है, उस पर साइन मिनिस्टर करता है, बट पीछे से तो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स ही बनाते हैं ना इस प्रकार की पॉलिसीज को। तो ये जो आईएएस और स्टेट सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं इनको जर्नलिस्ट ऑफिसर कहा जाता है। और ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में ये सुपीरियर पोजीशन पे होते हैं और बाकी ऑफिसर्स इनके नीचे काम कर रहे होते हैं। अब अगर कोई हेल्थ का डिपार्टमेंट है तो हेल्थ की डिपार्टमेंट में भी सिक्योर हेल्थ सेक्रेटरी कौन होगा? तो भाई आईएएस होगा। अब एक आईएएस जो कि हेल्थ सेक्रेटरी है वो नीचे के सारे डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन देगा, लेकिन क्या नीचे के डॉक्टर्स की बातें उस पर्टिकुलर आईएएस को समझ में आएंगी? नीचे के डॉक्टर्स तो भाई उस पर्टिकुलर बीमारी के डिटेल्स को जानते हैं, उसके स्पेसिफिक्स को जानते हैं, वो टेक्निकल काम में है। और ये आईएएस एक जर्नलिस्ट काम में है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि भाई चूंकि एक आईएएस एक जनरल पर्सपेक्टिव से सोचता है तो कहीं ना कहीं ये आईएएस एक ब्रॉडर पब्लिक पॉलिसी के साथ इस प्रकार के चीज़ों को एसिमुलेट करके चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ के ले चल सकता है। तो हमारे देश का एक ये बहुत बड़ा फ्लॉ बताया जा रहा है और इसको वेबेरियन डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पढ़ते हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस जो लोग अपना ऑप्शनल लेते हैं, वो लोग जब ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो प्रकार की चीज़ें बताई जाती हैं वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी में। एक होती है लीडरशिप ऑफ पोजीशन और एक होती है लीडरशिप ऑफ फंक्शन। एक्चुअली में जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी है, वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी है, वो लीडरशिप ऑफ पोजीशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है और लीडरशिप ऑफ फंक्शन को कम देती है। तो आईएएस क्या है? लीडरशिप ऑफ पोजीशन है। तो चूंकि वो कुर्सी पे बैठा है आईएएस की तो वो लीडर है। अब ये डिपेंड नहीं करता कि वो आज की डेट में हेल्थ सेक्रेटरी है या कल की डेट में वो मिनिस्टर पावर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बन जाता है। तो एक समय पे यार तुम हेल्थ डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हो, दूसरे समय पे तुम पावर डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हो। दोनों अपने आप में बहुत टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, तो ना हेल्थ पूरी तरीके से समझ में आएगा ना पावर पूरी तरीके से समझ में आएगा। दूसरी चीज होती है लीडरशिप ऑफ फंक्शन। जो एक हेल्थ एक्सपर्ट होगा, जो एक डॉक्टर होगा, उसने अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई, पूरी की पूरी जिंदगी उस चीज को पढ़ने में दी है, तो उसको तो वो चीज ज्यादा समझ में आएगी ना। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप उस पर्टिकुलर टेक्निकल नॉलेज वाले पर्सन के पास होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली है किसके पास? लीडरशिप ऑफ फंक्शन, मतलब जो आईएएस की कुर्सी पर बैठा है। और इस चीज को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया।
जो लीडर का एक रोल है उसको सिचुएशन का समझना इंपॉर्टेंट है, कि ऑर्डर इशू कर देना। एक पर्टिकुलर क्राइसिस से डील करने के लिए जितने भी प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं नीचे की हायरार्की में, सबका इनपुट लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप के लेवल के ऑफिसर ने ऑर्डर इशू कर दिया और उस ऑर्डर को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर दिया गया। पैंडेमिक के समय पे भी बहुत सारे कम्बरसम क्लियरिंग प्रोसेसेस देखने को मिले हैं स्टेट की ब्यूरोक्रेसी में, सेंट्रल की ब्यूरोक्रेसी में, जिसके चलते कहीं ना कहीं चीजें गलत बताई जा रही हैं। इसीलिए जो हमारी सरकार है ना, वो प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दे रही है। वो प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट में, प्राइवेट मैनेजरियल टेक्निक्स के इन्वॉल्वमेंट में ज़्यादा बात कर रही है। आपने देखा भी होगा कि जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री है वो कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट्स को उतना पसंद नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट ही बोलते हैं, मतलब बाबुओं के अगेंस्ट बात करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी पब्लिक स्पीचेस में भी आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि ठीक है भाई, आप ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी को हटा के अगर पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर लेके आ रहे हो तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि इंडिया एक बहुत गरीब देश है, इंडिया एक बहुत अनइक्वल देश है, और इस अनइक्वल देश में एक लिमिट से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन घातक हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में जो लोग पैसा खत्म करने की काबिलियत रखते हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और जो लोग गरीब हैं उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो मार्केट प्लेयर्स सब कुछ करें कोविड 19 की क्राइसिस की हैंडलिंग में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक बात यहाँ पे ये बोली जा रही है। तो जरूरत क्या है? तो ऑथर फाइनली बता रहा है कि जरूरत है हमको कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की, एक न्यू पब्लिक गवर्नेंस के मॉडल की जरूरत है। एक ऐसा कोलैबोरेटिव गवर्नेंस जहां पे पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व हो, जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो, जहां पे सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो। वो सिविल सोसाइटी स्पेशली पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एनजीओस। तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओस, ये सब कुछ मिलकर पब्लिक सर्विस डिलीवरी करे, और इनको डायरेक्शन कौन दिखाएगा? इनको डायरेक्शन दिखाएगी पब्लिक ब्यूरोक्रेसी। तो पब्लिक ब्यूरोक्रेसी गवर्नेंस को स्टीयर करेगी। एक शिप चलता है तो उसकी स्टीयरिंग व्हील जिसके हाथ में होता है वो बताता है शिप किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन शिप को चलाने में इंजन और बहुत प्रकार के फोरमैन का काम होता है। तो यही यहां बताया जा रहा है कि एक पब्लिक ब्यूरोक्रेसी बस डायरेक्शन दिखाएगी, पीछे से काम करेंगे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, पब्लिक सेक्टर के मेंबर्स, प्राइवेट सेक्टर के मेंबर्स, तब चीजें सही तरीके से आगे चल पाएंगी। एक नए पब्लिक गवर्नेंस की जरूरत है। जहां केवल प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट हो वो भी सही नहीं है, जहां पे केवल पब्लिक ब्यूरोक्रेट्स की चले वो भी सही नहीं है। यहां पे सब इन्वॉल्व हो, सिविल सोसाइटी प्लस प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, और इसके कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी कोट किए जा रहे हैं। जैसे कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको प्रॉब्लम आई तब आया ग्रीन रेवोल्यूशन, और ग्रीन रेवोल्यूशन को किसने हेड किया? एम एस स्वामीनाथन, जो कि अपने फील्ड के टेक्निकल एक्सपर्ट थे। व्हाइट रेवोल्यूशन को किसने हेड किया? वर्गीस कुरियन साहब ने। आधार इनेबल्ड सर्विसेज को किसने हेड किया? नंदन नीलेकानी साहब ने। आईटी रेवोल्यूशन को किसने हेड किया? सैम पेट्रोडा ने। और कहीं ना कहीं ये टेक्निकल फील्ड के लोग थे। तो इन टेक्निकल फील्ड के लोगों ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिया है हमारे देश की इंडस्ट्रीज को। तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में पब्लिक ब्यूरोक्रेट्स का रोल फैसिलिटेशन का होना चाहिए, ये बात यहाँ पे बताई गई है। और कहीं ना कहीं इसलिए जो लेटरल एंट्री जैसे रिफॉर्म्स है ना, इनको कहीं ना कहीं अच्छा माना जा रहा है। हालांकि ट्रेडिशनली आप जैसे लोग जो आईएएस की तैयारी करते हैं उनको ये लेटरल एंट्री रिफॉर्म्स पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पावर एंड प्रेस्टीज जुड़ी हुई होती है ना आईएएस के पोस्ट के साथ, वो कहीं ना कहीं इन रिफॉर्म्स के साथ कम होगी। और देखिए ये एक सच्चाई है, आगे आने वाले समय में आईएएस की पावर कम होगी, ये तय है। जितना ज़्यादा ये देश डेवलप होगा उतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स की ताकत यहाँ पे कम होगी। आप याद करो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, अब याद क्या करोगे, कहानियों में पढ़ा हो आपने, तो मैं इसलिए याद करना बोल देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सी कहानियां पढ़ रखी पोस्ट इंडिपेंडेंस की, और उसमें हिंदी लिटरेचर पढ़ रहा है। तो भैया जब आईएएस बैठते थे ना, जब कलेक्टर आता था तो कलेक्टर के सामने सभा चलती थी, लोग अपनी परेशानियां लेके आते थे कि माई बाप मेरी मदद करो। कलेक्टर की इतनी औकात होती थी, कलेक्टर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, 3 दिन से लोग अपनी आंखें बिछा के बैठा करते थे गांव में कलेक्टर आ रहा है। आज की डेट में भी कलेक्टर आता है तो सब डरते हैं, बट इस हिसाब का हिसाब नहीं होता है कि भाई कलेक्टर आ रहा है तो सब पागल दौड़े घूम रहे हैं। समझे बात को? तो आईएएस की ताकत कम हो रही है, और आईएएस की ताकत इसलिए कम हो रही है क्योंकि वो बहुत अकाउंटेबल हो रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम नहीं कर रहे हो। ओके, और चैलेंजेस भी उसके सामने कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पोस्ट की वैल्यू कम होगी। पोस्ट की वैल्यू आपकी उतनी ही है, वर्क प्रेशर उतना ही है, मजा आपको उतना ही आएगा। आगे बात करते हैं द वे द सीपीआई वर्क्स। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की काफ़ी बुराई करी जा रही है। ये लोग जीत गए, लेकिन जीतने के बाद इन्होंने पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया। पिनाराई विजयन साहब को छोड़ दिया जाए तो जितने भी पुराने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको हटा दिया गया। जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर अपोजिशन हो रहा है वो है के शैलजा। के शैलजा हेल्थ मिनिस्टर रही है, बहुत पॉपुलर रही है, कोविड 19 के रिस्पॉन्स में ज़बरदस्त काम किया इन्होंने। लेकिन जो नई कैबिनेट बनी है केरला की, हेडेड बाय पिनाराई विजयन, उसमें के शैलजा को जगह नहीं मिली, इसलिए पब्लिक नाराज़ है। और जब पब्लिक नाराज़ है
तो जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट के स्पोक्स पर्सन से और उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात की गई तो उन्होंने बोला कि मैं पब्लिक की प्रॉब्लम समझ सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मीडिया हमको दिखा रही है कि हम एंटी वुमेन है और अनडेमोक्रेटिक हैं, ये गलत है। मतलब कुल मिला के मीडिया को प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं सीपीआई मार्क्सिस्ट के जो हेड है। यहाँ पे सीपीआई मार्क्सिस्ट के हेड का ये बोलना है कि हमने कैबिनेट में पुराने लोगों को इसलिए जगह नहीं दी क्योंकि जो 2 टर्म पूरे पूरे कर चुके हैं उनको फिर से मिनिस्टर नहीं बनाना है, कहीं ना कहीं नए फ्रेश फेसेस को जगह देने की जरूरत है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। कुल मिला के यहाँ पे मीडिया और जो भी सिविल सोसाइटी है वो पिनराई विजयन की सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगा रही कि पुराने मिनिस्टर्स को हटा के पिनराई विजयन साहब अपनी डिक्टेटरशिप को पार्टी में आगे चलाना चाहते हैं। पिनराई विजयन साहब और उनके स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, हम नए चेहरों को जगह देना चाहते हैं, हम नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है ये तो आगे आने वाले समय में जब गवर्नेंस होगी उन गवर्नेंस से ही पता चल पाएगा। प्लस यहाँ पे कुछ पिनराई विजयन साहब के इंस्टेंसेस दे रखे हैं कि जब ये सीपीआई-एम के पार्टी सेक्रेटरी थे 1998 से लेकर 2015 के बीच में, तो कई बार इनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई हुई थी। कई बार इन्होंने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को खरी खोटी सुनाई थी कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सिंडिकेट की तरह काम करते हैं, पॉलिटिको हमारी सीपीआई-एम नाम की पॉलिटिकल पार्टी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। तो कुल मिला के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जब भी उसके अगेंस्ट अपोजिशन होता है वो पकड़ के मीडिया वालों को उल्टा सीधा खरी खोटी सुनाने लगते हैं, उल्टा मीडिया वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज की डेट में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल से थोड़ा लेट हो गया है, बट प्लीज़ बियर विद मी। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।